हेलो एवरीवन। आपका ट्वेल्थ का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी फर्स्ट वीडियो है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है इसको समझते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई होता है, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। बोथ ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ट्रेवल अलोंग ए डायरेक्शन दैट इज ई क्रॉस बी। आसान लैंग्वेज में समझो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जैसे समझो कि एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी होती है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ही चीज़ है ये, ऑसिलेट कहूँ या टाइम वेरिंग कहूँ तो वो एक ही चीज़ है। तो और इसमें क्या होता है कि एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ट्रेवल इन ए डायरेक्शन या ट्रेवल अलोंग ए डायरेक्शन ई क्रॉस बी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो ई क्रॉस बी का मतलब है ई क्रॉस बी करके हम उस वेव किस साइड में प्रोपोगेट कर रही है, वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हम देख सकते हैं, फिर फाइंड आउट कर सकते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी जब ये आप एग्जांपल इसमें देखोगे। तो इसमें हमारा रूल है, यहाँ पर रूल लिखा हुआ है राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है। कैसे है ये रूल? सपोज करो वेव की ये प्रोपेगेशन डायरेक्शन है, इस तरफ वेव जो है वो प्रोपेगेट कर रही है, हमें पता है, और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उस डायरेक्शन में मैंने थंब को रखा, और ये जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जैसे मैं ऐसे कर लूँगा फिंगर्स को तो ये डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की। तो हम इस तरह से इस एग्जांपल में भी क्या किया है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने फाइंड आउट करी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन हमने फाइंड आउट करी है। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव का वो हमें पता था, इस साइड है, ठीक। इस साइड मीन यहाँ पर किस तरह से वाई एक्सिस में शो किया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करनी है, और ये जो है ये एक्स एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियसली ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा है? जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, ये मैग्नेटिक फील्ड। और अब क्लियर करते हैं, एक और एग्जांपल है हमारे पास, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। इस डायग्राम में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, ई की डायरेक्शन कौन सी है, वाई एक्सिस, उसको लिख दूँ मैं जे कैप, ऐसे लिख देते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका देखो कंपोनेंट कौन सी साइड में है, देखो नेगेटिव जेड की तरफ है, इनवर्ड है ना, तो उसको नेगेटिव के कैप लिख देंगे, नेगेटिव जेड एक्सिस में है ये। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन कौन सी है। उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया आपको ई क्रॉस बी है, तो यहाँ लिखेंगे ये क्रॉस माइनस के कैप। अब माइनस को आगे ले लेंगे, ये क्रॉस के, तो माइनस जे क्रॉस के क्या होता है आई, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई माइनस आई कैप। अब माइनस आई कैप आई, इट मीन दैट वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में वेव प्रोपगेट कर रही है। तो यहाँ पर आप देखो ये डायरेक्शन शो करिए वेव की प्रोपगेशन की, जो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। आई होप ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हमने 11th में वेव इक्वेशन पढ़ रखी है, उसकी वैल्यू होती है, अगर मैं यहाँ से ई को हटा दूँ सपोज, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन होती है। तो उसी इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो उसको लिख दिया ई एक्स ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अब ई नोट जो होता है इसमें एम्पलीट्यूड होती है, वो ई नोट क्या है, एम्पलीट्यूड है।
के जो है वेव कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख देते हैं, के की वैल्यू होती है 2π/λ, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, उसकी वैल्यू होती है 2πμ, ये होती है ओमेगा की वैल्यू। अब टी तो टाइम है पता है आपको। अब जेड यहाँ पर क्या है, जेड का मतलब है कि वेव जो है वो जेड एक्सिस में जा रही है, या वेव जो है वो जेड एक्सिस में प्रोपगेट कर रही है। अगर यहाँ पर इसमें वेव जेड एक्सिस में प्रोपगेट कर रही थी, वेव जो है वो जेड एक्सिस में प्रोपगेट कर रही थी, तो जहाँ पर जेड आ गया। अगर मान लो वेव एक्स एक्सिस में प्रोपगेट कर रही होती, ऐसे मानते हैं ये एक्स है, इसको एक्स मान लेते हैं, ये वाई है, ये जेड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरफ है, वाई की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड हमने मान ली कि वो जेड की तरफ है। तो वेव की प्रोपगेशन परपेंडिकुलर होगी दोनों के, तो वो किस तरफ होगी, एक्स एक्सिस की तरफ। तो प्रोपगेशन ऑफ वेव किस तरफ आया, एक्स एक्सिस में आया, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। सिंपल आपको याद रखना है कि जो के साथ है ना लिखा हुआ, एक्स वाई जेड तीनों में से एक होगा। जो भी यहाँ लिखा हुआ है वेव उसी एक्सिस में प्रोपगेट कर रही है। यहाँ लिखा है एक्सिस अलोंग विच वेव प्रोपगेट। अब डायरेक्शन ऑफ वेव और प्रोपगेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने एक तो मेथड यहाँ पर देखा है कि ई क्रॉस वी करके डायरेक्शन ऑफ वेव की प्रोपगेट करने की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक और मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको ट्रिक भी मानो तो उसको याद रख सकते हो आप। आपको यहाँ पर देखना है ये इक्वेशन है ना, वेव इक्वेशन, ये देखो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पता ही है आपको। अब इसमें इस इक्वेशन को, इस चीज़ को आपको देखना है गौर से। जो टी के साथ है मल्टीपल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब आप देखो टी जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, टी क्या है, नेगेटिव है, यहाँ टी नेगेटिव है। और जेड वाला देखो, जेड वाला भी क्या है, वो पॉजिटिव है। दोनों अपोजिट नेचर के, मीन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वेव जो है वो किस तरफ, तो इस केस में वेव जो है वो प्रोपेगेट करेगी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब इसी को हम समझते हैं दूसरे फॉर्मेट में। अगर ये के एक्स इस तरह से लिखा है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो देखो एक्स के आगे पॉजिटिव साइन है, टी के आगे नेगेटिव साइन है। अगर अपोजिट साइन है तो वेव जो होगी वो किस तरफ प्रोपेगेट करेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी वेव एक्स की तरफ जा रही है, यहाँ से पता चल गया। लेकिन अगर ये दोनों के साइन देखोगे, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वेव की प्रोपगेशन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब उसी फॉर्मेट को फिर मैं के एक्स माइनस ओमेगा टी को यहाँ लिख रहा हूँ। अगर एक्स नेगेटिव है, टी भी नेगेटिव है, या एक्स पॉजिटिव है या टी भी पॉजिटिव है, तो या तो दोनों सेम है, मैंने दोनों के सामने नेगेटिव है साइन या दोनों के सामने पॉजिटिव साइन है, तो वेव जो प्रोपेगेट करेगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट करेगी। आई होप ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें देखेंगे कि जो सोर्स है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सीलेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो चार्ज जब ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेटिंग चार्ज जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जो डायरेक्शन होगी उससे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। तो आप ऐसे समझो इसको कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड produces oscillating magnetic field but in perpendicular direction, and then oscillating magnetic field produce electric field, oscillating electric field अपने से परपेंडिकुलर। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा याद रखना आपने, जो ऑसिलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी होगी, ऑसिलेटिंग चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी सेम फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, सेम फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, सेम फ्रीक्वेंसी होगी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
अब ये एक एग्जाम क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, चार्ज ऑसिलेटिंग विद फ्रीक्वेंसी चार्ज की दी है हमें। अब पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो ऑसिलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो आंसर इज 10⁻⁹ हर्ट्ज। तो ये याद रखना आपको। अगर हमें एक पूछी होती मीन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो वो भी सेम ही आती। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की फ्रीक्वेंसी पूछी होती, मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी, तो वो भी सेम आती। अब आगे बात करते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके दो मेथड है स्पीड के कैलकुलेट करने के। एक तो मेथड है c इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। जो t का कोफिशिएंट था ओमेगा था, x का कोफिशिएंट क्या था, यहाँ k था। अब ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई म्यू, और k की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। इसको डिवाइड कर देंगे, 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल, और ये लैम्बडा ऊपर चला गया, लैम्बडा इंटू म्यू, ये आ गया। अब दूसरा मेथड है एक, उसमें एक आपको याद रखना है कि जो E होती है ना, E इज इक्वल टू BC होता है। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं यहाँ पर E नोट लगा दूँ, यहाँ पर B नोट लगा दूँ, तो E नोट का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और B नोट का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ से याद रखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड होती है वो C टाइम, वो इक्वल होती है C टाइम मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर्मूला C जो है वो होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ERMS BRMS पता ही आपको, नीचे √2 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, यही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें म्यू नोट की वैल्यू पुट करेंगे हम, कांस्टेंट वैल्यू हमें पता है। म्यू नोट इज़ द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आई होप ये स्लाइड भी टनाटन होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये तो सेम ही है, इसको तो आप देख सकते हो। अब है स्पीड ऑफ वेव मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम। अब वेव जो है वो वैक्यूम से मीडियम में एंटर हुई, c वेलोसिटी थी लाइट की वैक्यूम में, और मीडियम में वेलोसिटी है v। तो हमारे पास n की वैल्यू होती है n इज इक्वल टू c/v। ठीक है, याद रखना ये। और यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, c/n हो जाएगी, c/n। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दी। अब c की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट अभी की है, पहले भी लिखी है। c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमें पता है। ठीक, और अब इसको यहाँ यूज़ करते हैं, देखते हैं। तो मीडियम के लिए क्या होगी 1/√, यहाँ क्या आ जाएगा μm और एप्सिलॉन m, मीडियम के लिए ये आ जाएगा। अब आपने पढ़ रखा है कूलम्स लॉ में भी, अगर हमें एप्सिलॉन m मीडियम के लिए, एप्सिलॉन m की मीडियम में एप्सिलॉन m का मतलब है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उसकी वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी। उसी तरह से म्यू m की वैल्यू होती है म्यू नॉट म्यू r, ये देखो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास म्यू r म्यू नॉट एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट बच गया। 1/√μ r एप्सिलॉन r को सेपरेट कर लिया, इस टर्म को सेपरेट कर लिया। इसकी वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸8, ये हमने पुट कर दी वैल्यू। c लिख दिया इसकी प्लेस, इस जगह पर यही था ना वैल्यू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू ली थी c/√μ r एप्सिलॉन r बन गया। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पुट कर दो तो n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई c/√μ r
एप्सिलॉन आर, सी कैंसिल और ये ऊपर वैल्यू चली गई, तो एन की वैल्यू जो बन गई एन इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हम, ये क्या हमारे पास आई, ये आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। ओके, तो ये था आज की क्लास के सारे टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।